जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्य जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास के सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे हैं, उस श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो आज हम लेकर आए हैं। इसके पहले के 2 वीडियो चैनल पर डाल दिए गए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर देख लेंगे, जिसपे हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। वो महत्वपूर्ण बिंदु कैसे थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, उसके खोजकर्ता से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से थे। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या देखा था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका उद्भव या उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। फिर हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के क्रम में कितने चरणों से गुजरती है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप और उसकी विशेषताओं को हमने देखा था, और इसके बाद हमने उसका विस्तार देख लिया था। विस्तार के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो क्या था, वो था कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो नगरीय नियोजन है वो किस प्रकार से था। तो इन तमाम चीजों को हमने देख लिया था पिछले वीडियो में, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, तो इसी के आगे सिंधु घाटी सभ्यता के इसी क्रम में हम आगे आज देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक कैसा था, धार्मिक कैसा था, वहां की लिपि कैसे हुआ करती थी, किन कारणों से इसका पतन हुआ, इसमें लेके कुछ भेद भी हैं, यानी कि अलग अलग कारण अलग अलग इतिहासकार देते हैं, वो देखेंगे। वो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल, तो उन स्थलों के बारे में भी हम देखेंगे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चन्हूदड़ो हो, बनवाली हो, आपकी रोपड़ हो, कालीबंगा हो, आपका धौलावीरा हो, लोथल हो, रंगपुर हो, राखीगढ़ी हो, इन तमाम जगहों के बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि ये कहाँ पर अवस्थित है और यहाँ से किस प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य मिले। क्लियर है? और इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखने वाले हैं, टॉपिक क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो आज का टॉपिक है वो है सामाजिक जीवन। क्या देखेंगे यहाँ का? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में सामान्यतः हम देखते हैं कि समाज कितने वर्गों में विभाजित था, यानी कि सामाजिक संगठन किस प्रकार से था, स्त्रियों की दशा कैसी थी वहां पे उस समय में, भोजन लोग क्या किया करते थे, मनोरंजन के क्या साधन थे, वस्त्र और आभूषण किस प्रकार के पहना करते थे, तो इन तमाम चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो जब सामाजिक संगठन की बात करते हैं सामाजिक जीवन में, तो पहला आता है सामाजिक संगठन। क्या आता है? सामाजिक संगठन, यानी कि कितने वर्गों में सिंधु घाटी सभ्यता बटी थी, तो 4 वर्गों में। अब ये 4 वर्ग वही हैं जो वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं, बस यहाँ पे नाम इनका क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो अब वर्ग की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक जीवन में कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले आएगा विद्वान। कौन आएगा? विद्वान। विद्वान के बाद योद्धा। कौन आता है? योद्धा। योद्धा के बाद आता है व्यापारी। कौन आता है? व्यापारी। और इसके बाद आता है श्रमिक। कौन आता है? श्रमिक। क्लियर है? तो समाज कितने वर्गों में बटा था? 4। क्या कहा जाता था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन्हीं विद्वानों को ही पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। और सबसे ज्यादा ये कहें कि सम्मान पूर्वक जो स्थिति किसी वर्ग की थी वो किसकी हुआ करती थी? पुरोहित की हुआ करती थी। क्लियर है? जो वर्तमान के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी तरीके से इनका क्या किया जाता है, किया था। लेकिन क्यों यहाँ पर ये नाम अलग है, ये नाम आप थोड़ा देख लीजिएगा। क्लियर है? फिर हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं स्त्रियों की दशा की। किसकी बात करते हैं? स्त्रियों की दशा या स्त्रियों की स्थिति कैसी थी बताइए इस काल में। क्योंकि स्त्रियां जो कि समाज का क्या है, आधा हिस्से, समाज के आधे हिस्से का निर्धारण करती हैं, या यूं कहो कि मानव समाज की उत्पत्ति का क्या है, आधार है। फिर भी ये जो स्त्रियां हैं समाज में अपने अधिकारों को लेकर सदैव क्या करती हुई हैं, क्या करते हैं, जूझती हुई दिखाई देती हैं। तो लेकिन ये ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों की दशा कैसी थी, बहुत बेहतर थी। क्यों? क्योंकि ये जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इसके बारे में ये निकल के आता है, मात्र सत्तात्मक समाज के साथ साथ यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी। किसकी होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। साथ ही साथ जो यहाँ से मूर्तियां मिली हैं वो सर्वाधिक स्त्रियों की मिली है। किसकी मिली है? स्त्रियों की मिली है। जब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिन्हें उर्वरा देवी मान के वहां के लोग क्या करते थे, पूजा किया करते थे।
तो मातृ सत्तात्मक यहाँ का समाज था, मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी, यानी कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, बहुत संपन्न थी। कैसी थी, संपन्न स्त्रियों की दशा थी। क्लियर है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, स्त्रियों की दशा के बाद हम भोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भोजन की। तो भोजन में कुछ नहीं, यहाँ के जो लोग थे वो दोनों प्रकार के भोजन करते थे। एक तो शाकाहारी भी थे, कैसे थे, शाकाहारी भी थे, और प्लस मांसाहारी भी थे। कैसे थे, मांसाहारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हुआ करते थे। फिर इसके बाद भोजन के बाद हम कौन सी स्थिति देख, इसके बाद हम मनोरंजन के साधन देखते हैं। तो मनोरंजन के साधन में क्या निकल के आते हैं कि यहाँ जो लोग हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, सामान्यतः क्या किया करते थे, तो ये शिकार किया करते थे। क्या किया करते थे, वो क्या था, एक तो शिकार करना था, प्लस यहाँ के लोग क्या करते थे, जुआ खेलते थे। क्या करते थे, जुआ खेलते थे। प्लस इसके साथ नृत्य और गान भी होता था। तो नृत्य और गान भी होता है। मोहनजोदाड़ो मूवी में देखोगे ऋतिक रोशन बढ़िया कर रहा है ना। तो पूर्णतः नहीं, लेकिन ज्यादातर चीजें वहां से आपको देखने को मिल जाती है। किससे, आपके मोहनजोदाड़ो मूवी से। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ के लोग अन्य का कौन सी गतिविधियां करते थे, यहाँ के लोग क्या करते थे, अन्य क्या, पशुओं को लड़ाना। क्या करते थे, पशुओं को लड़ाना, पशुओं को लड़ाना। तो ये तमाम गतिविधियां किया करते थे अपने मनोरंजन के लिए। तो सामाजिक जीवन में हमने क्या देखा, सामाजिक जीवन में संगठन देखा, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, इन वर्गों में समाज यहाँ का बटा था। स्त्रियों की दशा देखते हैं तो मात्र सत्तात्मक समाज था, मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, संपन्न थी। भोजन की बात करते हैं तो यहाँ के लोग शाकाहारी भोजन और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का सेवन करते थे। मनोरंजन के साधनों के बारे में देखते हैं तो शिकार, जुआ खेलते, शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, नृत्य गान किया करते थे और पशुओं को लड़ाते थे। और वस्त्र के बारे में करते हैं, वस्त्र आभूषण, तो वस्त्र आभूषण प्रेमी थे, क्योंकि वहां से विभिन्न प्रकार के आभूषणों के भी प्रमाण मिले हैं। और प्लस वस्त्रों की बात करें तो सूती वस्त्रों का क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। क्लियर है। क्योंकि जब हम पुजारी की मूर्ति देखेंगे तो वहां पे आपको देखेंगे कि वो क्या हुआ है, शॉल ओढ़े हुए उसको दिखाया गया है। क्लियर है। तो इसका मतलब वस्त्रों का भी प्रयोग होता था और आभूषणों का होता था। क्लियर है। इस तरीके से सामाजिक जीवन हमने देख लिया। अब हम यहाँ का क्या देखेंगे, आर्थिक देखते हैं, आर्थिक जीवन। इसका आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कृषि की। किसकी बात करते हैं, आर्थिक जीवन में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कृषि की। किसकी, कृषि की। तो कृषि में क्या निकल के आता है, यहां से सबसे पहले किसके, जौ और गेहूं के। किसके, जौ एवं गेहूं के क्या मिलती है, जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। और कृषि में हम क्या देखते हैं कि जो कौन सी है, कपास, जो कपास के खेती के, कपास की खेती के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो कपास की खेती की जाती है, जौ एवं गेहूं की जाती है। जब आप कालीबंगा जाएंगे देखेंगे तो वहां से आपको जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिलते हैं, प्लस हलों के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी कि कृषि यहाँ के अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्या थी, आधार थी। कृषि के बाद हम क्या देखेंगे, पशुपालन। क्या देखेंगे, पशुपालन। तो जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में दो जीवों का उल्लेख नहीं मिलता है। एक तो यहाँ का जो समाज था वो अश्व केंद्रित नहीं था, अश्व केंद्रित नहीं था, यानी कि अश्व केंद्रित नहीं था। केवल आपके कहाँ पे, लोथल में इसकी हड्डियां घोड़े की मिलती हैं, लेकिन वो बंदरगाह में मिलती हैं। फिर इसके बाद क्या कहा जाता है, शेर, शेर का भी उल्लेख नहीं मिलता है। प्लस यहाँ की जो मोहरे हैं उन मोहरों में क्या है कि गाय का चित्र नहीं बनाया गया है। इसके अलावा पशुपालन में और हम विशेष नहीं देखेंगे। क्लियर है। तो पशुपालन होता था। फिर इसके बाद हम देखेंगे किसका, पशुपालन के पीछे का दो कार्य था। एक तो ये क्या करते थे, इसका दो कारण था। एक तो परिवहन में, किसमें प्रयोग करते थे, परिवहन में प्रयोग करते थे, क्योंकि आपको परिवहन में प्रयोग करते थे। प्लस किसमें किया करते थे, भोजन के लिए, यानी कि भोजन के लिए, भोजन के लिए, यानी कि जैसे हमने कहा कि इसका दुग्ध उत्पाद है, दुग्ध उत्पाद के साथ साथ मांस वगैरह इन सब चीजों के लिए भी पशुओं को क्या किया जाता था, पाला जाता था। पशुपालन के बाद हम देखते हैं व्यापार। क्या देखते हैं, व्यापार। तो व्यापार उन्नत स्थिति में था और इसी व्यापार ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को या यहाँ के समाज को शहरी स्वरूप दिया था। क्या दिया था, शहरी स्वरूप दिया था। और व्यापार की बात करते हैं तो हम निर्यात क्या क्या कर चीजें करते थे ये देखते हैं। तो हमारे यहाँ से अन्य सभ्यताओं में जैसे मेसोपोटामिया के साथ हमारे व्यापार के संबंध के प्रमाण मिलते हैं आपके लोथल से, तो क्योंकि वहां पे फारस की मुद्राएं भी मिलती है वहां से। तो ये जो निर्यात हम क्या क्या किया करते थे, सबसे पहले हाथी,
हाथी दांत की वस्तुएं, किसकी? हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुओं का निर्यात करते थे। प्लस किसका निर्यात किया करते हम? लकड़ी की सामग्री, किसकी? लकड़ी की सामग्री निर्यात किया करते थे। और इसके अलावा हमारे द्वारा कपास यानी सूती वस्त्र का, किसका? सूती वस्त्र का क्या होता था? निर्यात होता था। किसका? सूती वस्त्र का। हमारे द्वारा निर्यात की जाने वाली ये प्रमुख वस्तुएं थी। तो हम आयात किन चीजों का करते थे, इनको भी देख लेते हैं। तो जो हम आयात की बात करते हैं तो हम वहां से क्या करते थे? सोना और चांदी। किसका आयात करते थे? सोना व चांदी का। तो वर्तमान से समय से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो चाहे वर्तमान, क्योंकि हमारे यहाँ आभूषण प्रिय लोग रहा करते हैं और आभूषणों के लिए जो सबसे कीमती सोना और चांदी इन धातुओं को माना जाता है। तो महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण प्रिय थे, इसीलिए हम सोना व चांदी का विदेशों से क्या किया करते थे? आयात करते थे। तो हमने देख लिया। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? नाप तोल की। किसकी बात करते हैं? नाप तोल की। तो नाप तोल का जो आधार था वो 16 के गुणज में हुआ करता था। किसके? 16 के अनुपात में था। किसके अनुपात में? 16 के अनुपात में था। यानी कि जो इकाइयां थी नापने की वो कैसे होती थी? 16, 16 के बाद या 32, 48 या 64, तो इसी 16 के अनुपात में गुणज में क्या किया जाता था? माप की व्यवस्था थी। क्योंकि हम देखेंगे वहां पे माप के साथ छाप के लोथल से मिलते हैं। तो इसके बाद हम मुद्रा की बात करते हैं। किसकी? मुद्रा की। तो यहाँ की जो मुद्रा थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। क्लियर है? फिर हम किसकी बात करते हैं? मुद्रा के बाद अगर हम मुहरों की बात करें, किसकी बात करें? मुहरों की। तो ये मुहरों के को क्या कहा जाता था? सेल खड़ी। किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की मोहरें बनी होती थी। और इनका जो आकार था वो वृत्ताकार और वर्गाकार था। कैसा था? वृत्ताकार प्लस कैसा था? वर्गाकार। कैसा था? वर्गाकार। क्लियर है? लेकिन जब हम मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरों की बात करते हैं तो वो कैसी थी? बेलनाकार। कैसी थी? बेलनाकार। तो क्लियर हो गया। तो ये यहाँ का आर्थिक जीवन था। कृषि यानी जो एवं गेहूं के प्रमाण मिलते हैं। कपास की खेती के प्रथम सात छापे सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते थे। जो पशुपालन है, पशुपालन पर्याप्त मात्रा में होता था, जिसका उद्देश्य परिवहन, भोजन यानी कि पशु उत्पाद के रूप में किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे अश्व केंद्रित ये समाज नहीं था और शेर के भी कोई यहाँ से प्रमाण नहीं होते, क्योंकि प्रश्न पूछता है निम्न में से किस पशु के या जानवर के साक्ष्य आपके सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते हैं, तो वो शेर नहीं है। फिर इसके बाद हम व्यापार की बात करते हैं। तो निर्यात हम हाथी दांत की वस्तुओं का, लकड़ी की वस्तुओं का और सूती वस्त्रों का क्या किया करते थे? दूसरे देशों को निर्यात किया करते थे या दूसरी सभ्यताओं को। और आयात हम वहां से क्या करते थे? सोना व चांदी का। अगर हम नाप तोल की बात करते हैं तो ये नाप तोल हमारी कैसी थी? सोने 16 के अनुपात में या 16 के गुणज में हुआ करती थी। और यहाँ की जो मुद्रा थी वो उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा। क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। और जो मुहरें थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी और इनका जो आकार था वो वृत्ताकार और वर्गाकार था। तो इस तरीके से हमने सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन यहाँ का देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे? यहाँ का राजनीतिक जीवन। किसके बारे में चर्चा करेंगे? राजनीतिक जीवन में। और चूंकि राजनीतिक जीवन को लेकर मतभेद भी है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुरोहितों का शासन था, कुछ लोगों का कहना है पुरोहितों का नहीं, यहाँ पर किसका शासन था? आपका जनतांत्रिक शासन था। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे वणिक वर्गों का शासन था। तो किस वर्गों ने क्या कहा है? तो राजनीतिक अधिकार को लेकर यानी कि राजनीतिक नेतृत्व को लेकर यहाँ पर मतभेद है, लेकिन हम तीनों मतों को क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? क्या देखते हैं? राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था को लेकर यानी कि नेतृत्व को लेकर इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है। क्या है? राजनीतिक नेतृत्व को लेकर नेतृत्व को लेकर क्या है? लेकर मतभेद है। क्या है? मतभेद है। किसमें? इतिहासकारों में। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये कैसे था? पुरोहितों का शासन था। किसका शासन था? पुरोहितों का। किसका? पुरोहितों का शासन था। और ये किसने कहा था? ये कहा था आपके एल बासन ने। किसने कहा था? एल बासन ने। किसने कहा था? एल बासन। ये इतिहासकार है। तो एल बासन महोदय ने कहा था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के शासन का जो नेतृत्व किया करते थे वो कौन करते थे? पुरोहित किया करते थे। क्योंकि पुरोहितों का यहाँ पर क्या था? पर्याप्त दबदबा था, यानी कि ये प्रमुख वर्ग हुआ करते थे। फिर कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, यहाँ पे पुरोहितों का शासन नहीं था, बल्कि ये कैसा था? जनतांत्रिक। कैसा था?
जनतांत्रिक व्यवस्था थी। कैसी थी? जनतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का कहने का मतलब है यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता था। और ये मत किसका था? तो जब इस मत की बात करते हैं तो ये मैके महोदय ने कहा था। किसने कहा था? जो मैके महोदय है, तो मैके महोदय ने कहा था कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी? राजनीतिक व्यवस्था, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था। पुरोहितों का शासन एल्बासन ने कहा था और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था का कथन किसने कहा था? मैके महोदय ने। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि नहीं, ये कैसा था? वणिक वर्ग का शासन था। किसका शासन था? वणिक वर्ग का शासन था। किसका शासन था? वणिक वर्ग का शासन था। और वणिक वर्ग की बात जब करते हैं तो ये किसने कहा था? आर एस शर्मा ने। किसने कहा था? आर एस शर्मा महोदय ने। इन्होंने कहा था कि चूंकि ये जो था, ये व्यापारियों का, यहाँ की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने में व्यापारियों का बहुत महत्व था। चूंकि सबसे प्रथम अर्थव्यवस्था का आधार देखा जाए तो वो कृषि था, लेकिन जो दूसरा देखा जाए तो वो व्यापार ही था। और यहाँ पे वणिक वर्ग काफी संपन्न थे, इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पे वणिक वर्ग का शासन था। तो तीन मत निकल के आते हैं। पुरोहितों का शासन एल्बासन कहते हैं, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था मैके महोदय कहते हैं, और वणिक वर्ग का शासन व्यवस्था ये कौन कहते हैं? आर एस शर्मा। मत कुछ भी हो, लेकिन एक बात यहाँ से निष्कर्ष अवश्य लगाई जा सकती है, इतनी बेहतरीन शहरी व्यवस्था, जहाँ पे इतना बेहतरीन शहरी नियोजन है और इतना बड़ा शहरी नियोजन और इतना सुदृढ़ क्या बोलते हैं यहाँ का समाज था, तो कोई न कोई यहाँ पे राजनीतिक नेतृत्व जरूर करने वाली संस्था रही होगी। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था विहीन ये सभ्यता नहीं थी, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान थी। तो ये तीन मत थे, इन तीनों मत को हमने क्या कर लिया? देख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ की धार्मिक व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? जीवन क्या देखते हैं? धार्मिक जीवन। तो जब धार्मिक जीवन की हम बात करते हैं तो क्या निकल के आता है? यहाँ का जो धार्मिक जीवन था वो परलौकिक नहीं था, यानी किसी पर सत्ता पर नहीं वो किया जाता था, विश्वास किया जाता था। अलौकिक सभ्यता थी। कैसी? अलौकिक सभ्यता थी। अलौकिक सभ्यता थी। कैसी थी? अलौकिक सभ्यता थी, यानी कि इसी लोक में जो प्रमुख हैं उन्हीं को ये स्वीकार करते थे, किसी ऐसी शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे जो उनके सामने न हो। तो अलौकिक सभ्यता थी, यानी कि धर्म व्यवस्था थी। धर्म व्यवस्था थी, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थी। कैसी नहीं थी? लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थी, यानी कि धर्म ऐसा नहीं था कि वो मानव पर बढ़ चढ़ कर बोले और पाखंड का स्वरूप ले ली। क्लियर है? तो धर्म व्यवस्था थी, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थी। अलौकिक सभ्यता थी, यानी कि लोग इसी लोक पर विश्वास करते थे, किसी परलौकिक सत्ता पर ये विश्वास ज्यादा नहीं करते थे। फिर हम करते हैं यहाँ पे मातृ देवी की पूजा। किसकी? मातृ देवी की पूजा होती थी, प्लस किसकी? उर्वरा शक्ति की। किसकी? उर्वरा शक्ति की भी पूजा होती थी। उर्वरा देवी की। किसकी? उर्वरा देवी की पूजा होती थी, जिसके हृदय से, जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए माना गया है, और उनको उर्वरा या जनन की देवी माना गया है। इसके अलावा यहाँ के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। किसकी करते थे? वृक्षों की पूजा करते थे। वृक्षों की पूजा के साथ साथ यहाँ कुबड़ वाले साढ़ का किसका प्रयोग करते थे? कुबड़ वाले साढ़ का भी प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कुबड़ वाले साढ़ का भी प्रयोग करते थे। प्लस हम देखते हैं इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे वो पशुपतनाथ की, किसकी? पशुपतनाथ की क्या करते थे? पशुपतनाथ की पूजा किया करते थे। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह सर्वप्रथम मिला है। कौन सा स्वास्तिक चिन्ह सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? तो यहीं पर मिलता है। मूर्तियां ढेर सारी मिली हैं, लेकिन मंदिरों के कोई अवशेष यहाँ से देखने को नहीं मिलते। यही एक अंतर हो जाता है किसमें? मेसोपोटामिया और आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। मेसोपोटामिया में मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, यहाँ से किसी भी प्रकार के मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मंदिरों के अवशेष या मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। किसके प्रमाण नहीं मिलते हैं? मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते थे। तो ये यहाँ का क्या था? धार्मिक जीवन था। अलौकिक सभ्यता पर विश्वास करते थे, न कि परलौकिक व्यवस्था पर। धर्म व्यवस्था थी, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं थी। धर्म सब पर, मानवता पर बढ़ चढ़कर धर्म नहीं बोलती थी, मानवता सबसे प्रमुख थी। इसलिए यहाँ के समाज को समता मूलक समाज कहा जाता है। मातृ देवी की व अरोरा देवी की क्या हुआ करती थी? पूजा हुआ करती थी। वृक्षों की पूजा, कुबड़ वाले साढ़ की पूजा किया करते थे। पशुपतनाथ के प्रथम जो मूर्ति यहीं से मिलती है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से मंदिरों के प्रमाण देखने को नहीं मिलते थे। यानी कि यूं कह सकते थे
यहाँ के लोग भी कहीं न कहीं प्रकृति पूजक हुआ करते थे, क्योंकि हम देख रहे हैं वृक्षों की पूजा हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? वृक्षों की पूजा हो रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कैसा था, प्राकृतिक पूजक समाज, नाग के भी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, यहाँ का धार्मिक जीवन। अब यहाँ की लिपि के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? लिपि के बारे में। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे राइट साइड में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ की लिपि देखने को मिलेगी। और ये लिपि कैसी है? चिन्हों द्वारा, यानी कि भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये जो लिपि थी वो कैसी हुआ करती थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे पढ़ा नहीं गया है। क्या पढ़ा गया है इसको? तो पढ़ा नहीं गया है। और यहाँ से 4000, कितने? 4000 अक्षर, कितने चिन्ह? 4000 अक्षर या चिन्ह क्या होते हैं, यहाँ से देखने को मिलते हैं। और इन 4000 में जो सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक किसका प्रयोग किया गया है? किस चिन्ह का? तो सर्वाधिक किसका प्रयोग किया गया है? तो यू का। किसका किया गया है? ये यू आकार का एक चिन्ह है, इसका प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। लेकिन किसी जीव की बात करें, किसकी बात करें? जीव की बात करें तो जीव में मछली का, किसका? मछली का चिन्ह इस आपके लिपि में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया है। 4000 से ज्यादा अक्षर या चिन्ह यहाँ से देखने को मिलते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे, दिख भी रहा होगा इसका चार्ट। फिर सर्वाधिक यहाँ से कौन सा चिन्ह मिलता है? यू देखने को मिलता है, यू आकार का ये चिन्ह। और जीव यहाँ से किसका, कौन से जीव का चिन्ह सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो मछली का। किसका देखने को मिलता है? मछली का। एक चीज और सामाजिक जीवन में था, उसको सामाजिक में भी रख सकते हो और धार्मिक जीवन में भी रख सकते हो, अंत्येष्टि। क्या कर सकते हैं? अंत्येष्टि। तो ये जो अंत्येष्टि थी, ये कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। एक था पूर्ण समाधिकरण। क्या था? पूर्ण समाधिकरण। क्या था? पूर्ण समाधिकरण था। दूसरा कौन सा था? आंशिक समाधिकरण। किस प्रकार का समाधिकरण? आंशिक समाधिकरण। कैसा था? पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। और जो था तीसरा आपका दाह संस्कार। कौन सा था? दाह संस्कार। तो जो मृतक शरीर था उसको 3 प्रकार से क्या किया जाता था? उसकी अंत्येष्टि की जाती थी। पूर्ण समाधिकरण यानी कि पूरे पार्थिव शरीर का क्या कर दिया जाता था? दफन कर दिया जाता था, वो पूर्ण समाधिकरण कहलाता था। आंशिक समाधिकरण की बात करें तो पृथक जो मृत शरीर था उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। जीव उसको क्या करते थे? जंगली जीव खाते थे, तो उसका जो जैव अवघट था उसको खा लिया जाता था। तो जो अंत में हड्डियों का जो अवशेष बचता था उसको क्या कर दिया जाता था? उसका समाधिकरण कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार, यानी कि पूरी तरीके से उसको मृत शरीर को जला दिया जाता था। ये 3 प्रकार की अंत्येष्टि व्यवस्था यहाँ से देखने को मिलती है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया? यहाँ से हमने देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और यहाँ की लिपि के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि किन कारणों से ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन होता है और ये अपना अस्तित्व खो देती है 1750 BC आते आते। तो इसमें भी मत है और ये विभिन्न इतिहासकारों के उन मतों को देखेंगे और फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसका विषय वस्तु देखेंगे, शीर्षक देखेंगे, वो है प्रमुख स्थलों के बारे में। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कि कौन से कारण थे जिससे सभ्यता का पतन हो जाता है। क्लियर है? चलिए पतन के कारण क्या देखते हैं? पतन के कारण। तो जब पतन के कारणों की हम चर्चा करते हैं तो इसमें भी अलग अलग मत निकल कर आते हैं। जो सबसे पहला मत निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि आर्य आक्रमण। क्या था? आर्य आक्रमण को इनके पतन का कारण माना जाता है। कहा जाता है कि आपके मध्य एशिया से कौन आते हैं? आर्य आते हैं और इन्होंने इस सभ्यता पर आक्रमण किया और आक्रमण के साथ ही ये सभ्यता क्या हो जाती है? पतोन्मुख हो जाती है। क्योंकि यहाँ के लोग कैसे थे? समता मूलक थे, युद्ध करना नहीं जानते थे, क्योंकि तलवार के यहाँ से प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, शांति प्रिय थे। लेकिन जो आपके युद्ध कौशल में माहिर थे आर्य, वो यहाँ पर आते हैं और इनके विरुद्ध आक्रमण करते हैं और इनका क्या हो जाता है? इस सभ्यता का पतन हो जाता है। और ये मत किसका था? ये आपका गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का था। तो किसका था? चाइल्ड व व्हीलर महोदय ने। किसने? चाइल्ड व व्हीलर महोदय का कहना था कि इस सभ्यता के पतन के पीछे का कारण क्या था? वो आर्य आक्रमण था। क्या था? आर्य आक्रमण था। दूसरा मत किसको लेकर निकल के आता है? पर्यावरणीय कारक। क्या बताया जाता है? पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में कुछ लोगों का मानना है, कुछ क्या अधिकांश लोग इसी को स्वीकार करते हैं कि यहाँ की पतन का प्रमुख कारण बाढ़ थी। क्या थी? बाढ़ थी। कुछ लोगों का मानना है कि सूखा था। क्या था?
सूखा भी यहाँ का प्रमुख कारण था। और कुछ लोगों का मानना है कि आंतरिक हलचलों के कारण भी इसका क्या होता है, जैसे भूकंप वगैरह को भी मानते हैं। क्लियर है। तो इसके जो पर्यावरणीय कारक है वो क्या निकल के आते हैं, बाढ़, सूखा व भूकंप को बताया जाता है। जिसमें से सर्वाधिक प्रमाणिक कौन सा माना जाता है, बाढ़, जिसको मैके महोदय ने, किसने, मैके और एस आर राव इन महोदय ने, मैके व एस.आर. राव महोदय ने कहा है कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो किसके कारण हुआ है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने के कारण ये पूरी सभ्यता बह जाती है। क्लियर है। फिर इसके बाद सूखा और भूकंप भी माना जाता है। फिलहाल इनके कारकों को बस देखिए। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, आर्थिक कारण। क्या निकल के आता है, आर्थिक कारण। क्या निकल के आएगा, आर्थिक कारण। क्लियर है। कहा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन, क्या होता है, उत्पादन में कमी आती है। क्या आती है, उत्पादन में कमी आती है। और इस कमी के परिणाम स्वरूप क्या आती है, आर्थिक मंदी। क्या आती है, आर्थिक मंदी। तो उत्पादन में कमी के कारण यहाँ पर आर्थिक मंदी आती है। और इसी आर्थिक मंदी के कारण यहाँ पर क्या होता है, व्यापार, जो व्यापार होता है वो कैसा होता है, ठप पड़ने लगता है, बंद हो जाता है। और परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग क्या करने लगते हैं, पलायन। क्या करने लगते हैं, पलायन करते हैं। यहाँ से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निर्वासित हो जाते हैं। यहाँ से निर्वासित हो जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये इसके पतन के प्रमुख 3 कारण निकल के आते हैं। आर्य आक्रमण, चाइल्ड और व्हीलर ने कहा था। पर्यावरणीय कारकों में बाढ़, सूखा और भूकंप को माना जाता है। और बाढ़ को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है, इसको मैके और एस.आर. महोदय ने कहा था, एस.आर. राव। और आर्थिक कारणों में कहा जाता है कि क्या था, आर्थिक मंदी से स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे व्यापार चौपट हो जाता है और यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं। वैसे भी यहाँ के नगरीकरण के पीछे के जो सबसे बड़े आधार थे वो क्या था, यहाँ का वणिक वर्ग था, व्यापारी वर्ग था। जब वणिक और व्यापारी वर्ग ही क्या हो जाएगा, पतोन्मुख हो जाएगा, तो यहाँ की सभ्यता अपने आप क्या हो जाएगी, अपने वास्तविक स्वरूप को खो देगी। तो क्लियर है। तो ये प्रमुख इसके पतन के कारण है। अब इसके बाद हम विभिन्न स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। और जो पहला हमारा स्थल खोजा गया है वो यहाँ का क्या है, हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा। कौन से स्थल के बारे में देखेंगे, हड़प्पा के बारे में। अब इसके बारे में देखते हैं। जो पहला स्थल निकल के आता है हड़प्पा, कौन सा, हड़प्पा निकल के आता है। और ये जो हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल था। क्या था, प्रथम स्थल था, जिसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। क्या की गई थी, खोज की गई थी। और ये खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और कब की थी, 1921 में। कब की थी, 1921 में। ये स्थल कहाँ है आपके, तो वर्तमान पाकिस्तान में। कहा, वर्तमान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे ये स्थल है, जिसका नाम क्या है, हड़प्पा। क्लियर है। अब ये खोजा गया प्रथम स्थल था। तो यहाँ से साक्ष्य क्या मिलते हैं पुरातात्विक, ये देखते हैं। तो जब साक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ से जो प्रथम साक्ष्य निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिलती है, मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिलती है। क्या मिलती है, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। यहाँ से अन्नागार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अन्नागार देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से श्रमिक आवास, क्या देखने को मिलता है, श्रमिक आवास। क्या देखने को मिलता है, श्रमिक आवास देखने को मिलता है। कुम्हार का चाक देखने को मिलता है। क्या मिलता है, कुम्हार का चाक। क्या देखने को मिलता है, कुम्हार का चाक मिलता है। लकड़ी का ताबूत मिलता है। क्या मिलता है, लकड़ी का ताबूत। तो क्या क्या हमने देखा, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, अन्नागार मिलता है, श्रमिक आवास मिलता है, कुम्हार का चाक मिलता है, लकड़ी का ताबूत मिलता है। इसके अलावा हाथी का कपाल। क्या मिलता है, हाथी का कपाल। क्या मिलता है, यहाँ से हाथी का कपाल मिलता है। प्लस यहाँ से क्या मिलता है, R37। ये R37 एक प्रकार से क्या था, कब्रिस्तान। क्या था, कब्रिस्तान था। तो R37 कब्रिस्तान भी आपका यहीं से मिलता है। प्लस यहाँ के बारे में अलग चीज क्या निकल के आती है, स्वास्तिक चिन्ह। क्या निकल के आता है, स्वास्तिक चिन्ह। क्या निकल के आता है, स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ के हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। तो जी के क्या देखा कि प्रथम स्थल था खोजा गया, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, हाथी का कपाल मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ये कई बार प्रश्नों में ये कई बार पूछा गया है, ये मातृ देवी की मूर्ति और कौन सा हो गया आपका, स्वास्तिक चिन्ह। तो ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं कि ये कहाँ से मिले हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट कर लेना। इस तरीके से हड़प्पा हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम किसके बारे में देखेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में, मोहनजोदड़ो। किसके बारे में,
मोहनजोदड़ो। क्लियर है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में क्या निकल के आता है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्या है, सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। याद रखिएगा, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ। स्थल की जब बात करूंगा तो वो धौलावीरा हो जाएगा, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह फैला है। भारत की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा स्थल निकल के आएगा वो राखीगढ़ी निकल के आएगा। लेकिन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और ये स्थित कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। क्लियर है, तो ये कौन सी हो गई, मोहनजोदाड़ो सभ्यता हो गई। अब यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है कि इसका अर्थ क्या होता है मोहनजोदाड़ो का। तो जो इसका अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा किसका, पटवारी की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा था कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, और अर्थ क्या होता है यहाँ का, मृतकों का टीला। क्लियर है। अब यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं ये देख लेते हैं। क्या देखते हैं, साक्ष्य यहाँ से क्या देखने को मिलते हैं। तो जब साक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकलती है, नर्तकी, कांसे की नर्तकी। किसकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, मूर्ति मिलती है। यहाँ से घर में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, घर में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, घर में कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। सूती वस्त्र के, किसके साक्ष्य मिलते हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। पुजारी की मूर्ति मिलती है। किसकी मिलती है, पुजारी की मूर्ति मिलती है। प्लस क्या मिलता है, यहाँ से चौड़ी सड़कें मिलती हैं। क्या मिलती हैं, चौड़ी सड़कें मिलती हैं। प्लस यहाँ से विशाल क्या मिलता है, विशाल अन्नागार व स्नानागार। क्या मिलता है, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। ये दोनों कहाँ से मिलते हैं, स्नानागार ये दोनों यहीं से मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो से। और ये स्नानागार ही था जिसकी मैंने बताई थी लंबाई कितनी थी, 11.88, चौड़ाई कितनी थी, 7.01 मीटर, और जो गहराई थी वो 2.43 मीटर थी। ये कहाँ स्थित है, आपके मोहनजोदाड़ो में। कहाँ स्थित है, मोहनजोदाड़ो में। तो क्या क्या हमने देखा, और ये पूजा यहाँ से क्या मिलता है, इसको सुधार लीजिएगा, पुरोहित का आवास मिलता है। क्या मिलता है, पुरोहित का आवास मिलता है, और किसका मिलता है, पशुपतिनाथ की मूर्ति। किसकी, पशुपतिनाथ। किसकी, पशुपतिनाथ की क्या मिलती है, मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, मूर्ति मिलती है। क्लियर है, तो समझ में आ गया क्या होगा, कौन होंगे, ये पुरोहित का आवास है, यानी कि ये पुरोहित रहते हैं। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पुरोहित रहते हैं, और ये पुरोहित क्या करते हैं, ये पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए, क्या करने के लिए, पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए ये क्या करते हैं, जो घर में कुआं है उसमें स्नान करते हैं। फिर क्या पहनते हैं, सूती वस्त्र पहन के, और ये चौड़ी सड़कों से, किधर से, चौड़ी सड़कों से कहाँ पहुंचते हैं, ये स्नानागार पहुंचते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं। और ये सारी चीजें क्या करते हैं, तो कौन इसमें क्या निकल गया है, पुरोहित थे, पुरोहित का आवास मिला है। जो पुरोहित थे जो घर में किसकी, पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे, इसलिए वो पहले घर के कुएं में स्नान करते हैं, फिर सूती वस्त्र को पहनकर चौड़ी सड़कों से होते हुए ये फिर से कहा जाता है जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था, स्नानागार। तो ये तमाम चीजें गोपाल मजूमदार ने, किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार ने 1931 में गोपाल मजूमदार ने इस स्थल की खोज की थी। और ये भी कहाँ है, दड़ो है, यानी कि सिंधु नदी। इसमें सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। क्लियर है। इसके अलावा क्या निकल के आ जाएगा, ये दुर्ग रहित है। जैसे कि हमने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनके चारों तरफ क्या बनाया जाता था, सुरक्षा प्राचीर बनाई जाती थी, जिसे दुर्ग कहा जाता था। तो ये दुर्ग रहित, कैसा, दुर्ग रहित, और सभ्यता का औद्योगिक शहर था। कैसा था, औद्योगिक शहर था। कैसा था, औद्योगिक शहर। तो दुर्ग रहित औद्योगिक शहर था। यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो जरूरी है। तो यहाँ से साक्ष्य क्या मिलते हैं, तो सबसे पहले श्रृंगार प्रसाधन के मिलता है। क्या मिलता है, श्रृंगार प्रसाधन। क्या मिलते हैं, श्रृंगार प्रसाधन मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं लिपस्टिक, किसकी, लिपस्टिक। तो लिपस्टिक हो गया आपका, और पाउडर हो गया, क्या हो गया, पाउडर हो गया, और शीशा, क्या हो गया, शीशा। ये तमाम चीजें आपको कहाँ से देखने को मिलती है, तो वैसे भी जितने भी श्रृंगार के साधनों की बात किया जाए, सिर्फ चूड़ी को छोड़कर, चूड़ी काली बंगाल पाई जाती है, बाकी सब कहाँ से मिले हैं, आपके
इसी चन्हू दड़ों से। इसके अलावा क्या मिला है यहाँ से, तो कुत्ते का पीछा करते हुए, सॉरी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, क्या बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, क्या मिले हैं, कुत्ते के पदचिन्ह। ये कहां से देखने को मिलते हैं आपके, ये मिलते हैं आपके चन्हू दड़ों से। कहां से मिलते हैं, चन्हू दड़ों से। क्लियर है। तो चन्हू दड़ों के बारे में क्या निकल के आता है कि इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। सिंधु नदी के तट पर दड़ो है, यानी कि चाहे वो मोहनजोदड़ो है चाहे चन्हू दड़ो हो, दोनों सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। ये दुर्ग रहित औद्योगिक शहर है और यहाँ से साक्ष्य क्या मिलते हैं, श्रृंगार प्रसाधन मिलता है, लिपस्टिक, पाउडर, शीशा और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिलते हैं। क्लियर। तो 3 स्थल देख लिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो। अब आगे का स्थल देखते हैं, कौन सा है, रोपड़। तो ये जो रोपड़ है, कौन सा, ये जो रोपड़ है ये आपका कहाँ मिलता है, तो ये वर्तमान पंजाब में, यानी कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे। कहाँ है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। कहाँ है, सतलज नदी के किनारे। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिलता है, बस यही देखना है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के, क्या मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, रोपड़ से। यानी कि एक ही क्या है, मानव और पशु का इतना बेहतरीन वो देखने को मिलता है, प्रेम देखने को मिलता है कि मालिक भी और कुत्ते भी हैं, दोनों को दफनाया है। और ये दृश्य देख के आदमी रो पड़ता है, क्या करता है, रो पड़ता है। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने वाले साक्ष्य को देखकर इंसान रो पड़ता है, यानी कि ये कहाँ है, रोपड़ में। कहाँ है, रोपड़ में है। तो ये याद करने के लिए और यहाँ से पूछा भी गया। और पाषाण काल में भी हमने देखा था क्या कि एक कौन सा बुर्ज होम था जम्मू कश्मीर में, वहां से भी क्या मिले हैं, गर्तावास मिले हैं और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य वहां से भी मिले हैं और आपके रोपड़ से भी मिले हैं। क्लियर है, ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब अगला स्थल देखिए, बनवाली। ये जो बनवाली है ये कहाँ है, आपके हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। तो ये बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है। और हरियाणा में किस नदी के किनारे, रंगोई नदी। कौन सी नदी है, रंगोई नदी के किनारे इसके प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से सिर्फ साक्ष्य क्या मिलता है, तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, कैसी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहाँ से देखने को मिलती हैं। जबकि हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन में देखा था कि जो सड़कें थी वो कैसे थी, वो समकोण पर थी, सीधी सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन कौन सा स्थल जहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं, वो आपका बनवाली है, जो कि हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे है, जहाँ माली के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते। क्लियर है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, कालीबंगा। किसके बारे में देखेंगे, कालीबंगा। तो ये जो कालीबंगा है, कौन सा, कालीबंगा, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियां। जैसे हमने देखा था मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, वैसे ही कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, काली मिट्टी की चूड़ियां। और ये जो स्थल देखने को मिलता है ये कहां से मिलता है, राजस्थान में। कहां से, ये स्थल कहां है, राजस्थान में। और किस नदी के किनारे, घग्गर। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कहां से मिला है, घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है, क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो बीके थापड़। कौन से है, बीके थापड़। कौन से है, बीके थापड़ प्लस बीबी लाल। कौन है, बीबी लाल। तो इसके खोजकर्ता कौन है, बीके थापड़ और बीबी लाल है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये स्थल मिला है। अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिलते हैं, तो चूड़ी के। किसके साक्ष्य मिलेंगे, चूड़ी के, प्लस अलंकृत ईंट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, अलंकृत ईंट। तो ईंट, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, आपके कालीबंगा से। और प्लस क्या मिलते हैं, जुते हुए खेत। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, जुते हुए खेत के प्रमाण। जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से देखने को मिलते हैं, यहीं से। और किसके साक्ष्य मिलते हैं, हल के। किसके मिलते हैं, हल, जिससे खेत जोता जाता है। तो ये तमाम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, आपके कालीबंगा से। अर्थ काली मिट्टी की चूड़ियां, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता बीके थापड़ और बीबी लाल है। और चूड़ी, अलंकृत ईंट, जुते हुए खेत के प्रमाण और हल, ये सब चीजें कहां से देखने को मिलती है, यहीं से, कालीबंगा से। क्लियर है। चलिए हम किसके बारे में देखेंगे, धौलावीरा। किसके बारे में देखेंगे, धौलावीरा के बारे में। क्लियर है। ये अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रहा। ये धौलावीरा है कहाँ, तो ये आपके लूनी नदी के किनारे। किसके, लूनी नदी के किनारे। कहाँ है, गुजरात में। कहाँ मिला है, गुजरात में। ये भारत और गुजरात दोनों में फैला है। सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है सभ्यता का।
और ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है कि इसके बीचों बीच कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और इस स्थल से इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता निकल के आती है धौलावीरा की, कि अभी हाल ही में भारत के 40वें, किसमें, 40वें यूनेस्को स्थल में, किसमें, 40वें यूनेस्को स्थल में इसको क्या किया गया है, स्थल में शामिल किया गया है। क्या किया गया है, शामिल किया गया है। क्लियर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो 40वें यूनेस्को स्थल के रूप में शामिल किया गया वो धौलावीरा है, जो कि कहाँ है, वर्तमान गुजरात में है। 39वां कौन था, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का था, और ये 40वां स्थल था कौन सा, धौलावीरा। क्लियर है। चलिए देखते हैं आपके लोथल, इसके बारे में। लोथल सर्वाधिक पूछा गया ये स्थल है किसी भी परीक्षा में। लोथल की बात करते हैं तो कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा या बंदरगाह, कैसा, गोदीवाड़ा या बंदरगाह स्थल था। कैसा था, बंदरगाह यहाँ से देखने को मिलता है। कहाँ से, लोथल से। तो ये कैसा स्थल था, गोदीवाड़ा वाला यानी कि बंदरगाह वाला स्थल था, जहाँ से व्यापार किया जाता था विदेशों में। यानी कि यहाँ से फारस की मुद्रा मिलती है। क्या मिलती है, फारस की मुद्रा। किसकी मुद्रा मिलती है, फारस की मुद्रा मिलती है। प्लस यहाँ से क्या मिलती है, फारस की मुद्रा मिलती है युगल समाधान। क्या मिलता है, युगल समाधान। साइड में देखेंगे तो दिख रहा होगा आपका। तो ये युगल समाधान मिलता है। प्लस यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, चावल के। किसके साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य भी आपके यहीं से मिलते हैं। कहाँ से, आपके लोथल से। क्लियर है। निकल के आती है कि एकमात्र स्थल जहाँ के दरवाजे व खिड़की, क्या, दरवाजे व खिड़की, दरवाजे व खिड़की सड़क की ओर खुलते थे। किधर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे, और खुलते थे। बाकी सभी के सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे। क्लियर के किनारे गुजरात में गोदीवाड़ा या बंदरगाह यहाँ से मिला है, फारस की मुद्रा मिली है, युगल समाधान मिला है, चावल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, और दरवाजे और खिड़की यहाँ के सड़क के दिशा में खुलते थे। बाकी स्थलों के सभ्यता के पूरे जो सड़क व दरवाजे थे वो किधर, खिड़की व दरवाजे थे वो किधर खुलते थे, विपरीत दिशा में। कहते हैं एक तो कौन सा आ जाएगा आपका, आ जाएगा सुरकोटदा। कौन सा आ जाएगा, सुरकोटदा। कौन सा, सुरकोटदा। और दूसरा कौन सा आ जाएगा, रंगपुर। कौन सा, रंगपुर। तो ये सुरकोटदा और रंगपुर दोनों कहाँ है, दोनों गुजरात में है। ये भी कहाँ है, आपके गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। और ये भी कहाँ है, आपके गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। सुरकोटदा से क्या निकलता है, सुरकोटदा से आपके सबसे बड़ी चीज निकल के आती है, कैसा, कलश समाधान। क्या मिलता है, कलश समाधान। कलश समाधान प्लस घोड़े की हड्डियां। किसकी मिलती हैं, घोड़े की हड्डियां। तो ये घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिलती हैं, तो ये आपके सुरकोटदा से मिलती है, जो कि गुजरात में है। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर से क्या निकल के आता है कि ये गुजरात में है। और यहाँ से क्या मिलते हैं, धान की भूसी के साक्ष्य। किसके, धान की भूसी के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य। ये भी कहाँ से मिलते हैं, आपके रंगपुर से। और एक स्थल आता है जो कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा आता है, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है। कहाँ में है, हरियाणा में। क्लियर है। और क्या इसके बारे में निकल के आएगा, और निकल के आएगा कि भारत में क्या निकल के आएगा, भारत में सिंधु सभ्यता का, किसका, सिंधु सभ्यता का, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा स्थल है। कैसा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। सुरकोटदा के बारे में देखा, गुजरात में, जहां से कलश समाधान और घोड़े की हड्डियां मिलती हैं। रंगपुर जो कि गुजरात में, धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो कौन कौन से देखा हमने, हड़प्पा के बारे में देखा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, रोपड़, बनवाली। इसके अलावा हमने किसके बारे में देखा, आपके कालीबंगा के बारे में देखा, कालीबंगा के साथ धौलावीरा के बारे में देखा, धौलावीरा के साथ हमने किसके बारे में, लोथल के बारे में, रंगपुर, सुरकोटदा और राखीगढ़ी। इन तमाम क्षेत्रों के बारे में हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। इसके साथ ही हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल। कुछ फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं कि जैसे यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे तो किससे परिचित नहीं थे, एक तो लोहे से, किससे, लोहे से, तलवार से, लोहे से, तलवार से, और किससे, शेर से। किससे, शेर से। तो लोहे, तलवार और शेर से यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। फिर क्या निकल के आता है कि यहाँ के जो मुहर हैं, कौन सी, यहाँ की जो मुहरें हैं, कौन सी हैं, मुहरें। तो इन मुहरों में किसके चित्र नहीं मिलते हैं, तो गाय के चित्र नहीं मिलते हैं, गाय के चित्र
नहीं मिलते हैं और ये भी जीव नहीं मिलते हैं। तो लोग यहाँ के जो थे लोहे, तलवार और शेर से क्या थे, परिचित नहीं थे। मुहरों में गाय के चित्र नहीं मिलते हैं। प्लस ये जो इंपोर्ट निकाल के आता है कि पिग्गट महोदय, कौन से महोदय थे, पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहने कहा है। क्या कहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा शहर, सॉरी किसका, सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा शहर, जुड़वा शहर किसको कहा है, तो इसको कहा है हड़प्पा को। किसको कहा है, हड़प्पा को। और किसको कहा है, मोहनजोदड़ो को। किसको, मोहनजोदड़ो को। तो ये किसने कहा था, ये पिग्गट महोदय थे। इन्होंने किसको, आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहा था। तो इस तरीके से मित्रों हमने पूरा टॉपिक देख लिया। अब अंत में टॉपिक था किसका, आदि ऐतिहासिक काल का सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हमने बड़े बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और हाँ, इसकी जो पूरी पीडीएफ है, जो पहला पार्ट ए है और दो पार्ट बी, इसकी जो पूरी पीडीएफ और जो पाषाण काल है, इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपकी इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। तो उम्मीद है ये जो टॉपिक है अब इसकी समझ आप में पर्याप्त विकसित हो गई होगी। अब यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे और अपनी सफलता में, है ना, इसका क्या होगा, बेहतर योगदान होगा इन वीडियो का। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव की तरह कहूंगा कि माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का आप सम्मान कीजिए, क्योंकि हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।